हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हमारी जो पोएम है उसका नाम है इफ़, दैट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपने बेटे को एड्रेस करते हुए लाइफ के बारे में बहुत ही मीनिंगफुल एडवाइस दे रहे हैं, एंड दैट एडवाइस इज़ यूनिवर्सल इन अपील। उसका मीनिंग क्या है कि कहने को तो वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी उन्होंने बताया है, जैसी भी उन्होंने लाइफ को जीने के प्रति सलाह दी है, वो हर तरह के लोग, हर समय में रहने वाले लोग, हर जगह पर रहने वाले लोग, इन सभी पर लागू होती है, उनको अपील करती है, उनके लिए आज भी मीनिंगफुल है। दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय यूनिवर्सल अपील। तो सबसे पहले पोइट के बारे में, रुडयार्ड किपलिंग जो हैं वो एक ब्रिटिश पोइट हैं जिनका बर्थ इंडिया में हुआ, और उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, एंड ही इज़ नोन फॉर हिज बुक द जंगल बुक, जिसमें मौगली का किरदार जो है वो सभी बच्चों के इंटरेस्ट का है, और द जंगल बुक उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले पोएम का फर्स्ट स्टैंजा करते हैं। ये पोएम 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट स्टैंजा, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. This is the first stanza. इस स्टैंजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस, इन अ पीरियड ऑफ क्राइसिस, हाउ शुड वन बिहेव। हमें किसी दुख की घड़ी में, संकट के समय में, जब सभी बातें हमारे विरुद्ध हो रही हों, सभी लोग हमारे अगेंस्ट हो चुके हों, तो उस समय में कैसे रहना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन कीप योर हेड मीन टू रिमेन काम, क्वाइट, शांत रहना, गुस्सा नहीं करना, उत्तेजित नहीं होना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टू कीप योर हेड। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जबकि आपके आसपास के ज़्यादातर लोग अपना आपा खो रहे हों, when they will be losing their heads। जैसे मैंने कहा कि क्राइसिस का समय होता है, हर कोई फ्रस्ट्रेशन में होता है, हर कोई तकलीफ़ में होता है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर अपनी गलतियों का ब्लेम, उसका दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में है, when all about you are losing theirs mean their heads and blaming it on you, जब सभी लोग आपके आसपास रहने वाले वो अपना आपा खो रहे हों और अपनी गलतियों का दोष आपके ऊपर मढ़ रहे हों। when they are blaming you, ऐसी सिचुएशन में if you can keep your head, अगर आप शांत रह पाओ, अगर आप बिना उत्तेजना के रह पाओ, यह है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too। तो फर्स्ट है, यू मस्ट हैव सेल्फ फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में विश्वास होना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर दूसरे लोग आपकी प्रतिभा पर, आपकी क्षमता पर डाउट भी कर रहे हों, संदेह भी जता रहे हों, अगर ऐसे समय पर आप अपने आप पर विश्वास रख पाओ, लेकिन साथ में ये भी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्या होता है कि हम दूसरों की जो सही एडवाइस होती है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। बट मेक अलाउंस मीन अलाउ करना, फॉर देयर डाउटिंग टू, कि दूसरे लोग अगर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं तो आपको अपने आप पर तो विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड फेथ भी ना हो कि आप दूसरे की अच्छी सलाह को भी इग्नोर कर दो। तो ये पर सारे सेंटेंसेस
इफ़ क्लॉज के हैं। इफ़ अगर ऐसा हो जाए, अगर तुम ऐसा कर पाओ, तब लास्ट में है कि यू विल बिकम अ परफेक्ट मैन। तो ये वहाँ पर पोएम कंप्लीट होगी एंड में। अभी ज़्यादातर क्लॉजेज या सेंटेंसेस जो हैं वो आपको पाएंगे इफ़ क्लॉज में, अगर ऐसा हो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, वेट करना, इंतज़ार करना, तो इसमें है पेशेंस, आप में सब्र होना चाहिए। किस चीज़ का इंतज़ार करना? फल का। आपने एक्शन कर लिया, आपने एफ़र्ट कर ली और बाद में उसका रिज़ल्ट कब तक आपके पास आएगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज़ की वेट करना पेशेंटली और उससे थक नहीं जाना, नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। नेक्स्ट है और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। बीइंग लाइड अबाउट ये पैसिव वॉइस है कि अगर आपके बारे में दूसरे लोग झूठ फैलाते हों, डोंट डील इन लाइज, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप भी लाइज या झूठ बोलना स्टार्ट कर दो। इसी तरह से और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, कि अगर आप से लोग नफ़रत करते हैं तो आप भी उनको नफ़रत की दृष्टि से देखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाओ कि दूसरों के हेट का जवाब हेट से ना दो, दूसरे आपके बारे में झूठ फैला रहे हैं उसके उत्तर उसी तरह से मत दो और पेशेंटली अपने रिज़ल्ट का वेट करते रहो, ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप में इनकलकेट करो, अपने आप में डेवलप करो, विकसित करो। और इन सब के होते हुए भी येट डोंट लुक टू गुड नॉट लुक टॉक टू वाइज। आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं, मान लीजिए आपने डेवलप कर ली हैं कि आप पेशेंस भी आप में है, आप में काम एंड क्वाइट रहने की ताकत भी है, आप दूसरों के बारे में झूठ भी नहीं बोलते हैं और किसी से हेट भी नहीं करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे बिहेव ना करो कि तुम ही सबसे अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। येट डोंट लुक टू गुड। कई बार जब हमारे में क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर मॉडेस्टी या विनम्रता भी रहनी चाहिए। येट डोंट लुक टू गुड, ऐसा ना शो करो कि जैसे आप बहुत ही अच्छे हो, या फिर नॉट टॉक टू वाइज, इस तरह से बातें मत करो कि आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो, आपके आसपास के सारे लोग मूर्ख हैं। तो ये है फर्स्ट स्टैंजा जिसमें कुछ क्वालिटीज़ की बात की गई है रुडरार्ड किपलिंग के द्वारा। फर्स्ट है इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, दैट मीन्स कि यू शुड रिमेन काम एंड क्वाइट in a time of crisis. You should not play the blame game. Second है if you can trust yourself when all men doubt you, that means you should have self-confidence. But in the very next lines the poet gives a warning that self-confidence should not turn into overconfidence, because overconfidence से क्या होता है, you tend to ignore even the right advice from others. उसके बाद है you should have patience. You should not be tired of waiting. Then if people start telling lies about you, you should not do the same. Then you should not hate others even if they start hating you. And after developing these qualities in your personality, yet you should not presume or behave as if you are too good or as if you are the wisest person in the company. Now we talk about the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim. इसका मीनिंग क्या है कि आपको सपने तो लेने चाहिए, you should dream, but you should have control over your dreams. You should not become their slaves. आप सपने देखिए लेकिन उनको अपने आप पर हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि केवल वही बात आपके दिमाग में चारों हर समय घुसी रहे और कुछ भी आप ना करें। तो बैलेंस होना चाहिए बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी। और
नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अपना मालिक मत बनने दो, उन्हें अपने आप पर हावी मत होने दो और उनको अपने कंट्रोल में रखो। ड्रीमिंग इज़ नेचुरल, वो होनी चाहिए और उसको पूरा करने के लिए सपनों को एक्शन भी होना चाहिए, एफर्ट्स भी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर लाइफ। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर धुन सवार हो जाती है और हम और सारी नॉर्मल रूटीन को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, थिंकिंग होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए पहले हमारे दिमाग में प्लान बनती है, लेकिन वो वहीं तक सीमित होकर ना रह जाए। थिंकिंग शुड ऑल्सो टर्न इनटू एक्शन। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर and treat those two imposters just the same. Triumph victory, विजय, disaster हादसा। यहाँ पर triumph is success and disaster is failure। तो यहाँ पर पोइट ने क्या कहना चाहा है कि चाहे आप सक्सेसफुल हों, चाहे आप फेल्योर के दौर से गुज़र रहे हों, यू शुड रिमेन द सेम। ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इम्पोस्टर्स होते हैं बहरूपिया, चीट्स। यहाँ पर ट्रायम्फ और डिज़ास्टर को इम्पोस्टर्स कहा गया है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो परमानेंट नहीं हैं। हमें ऐसे लगता है कि जब एक बार हम सक्सेसफुल हो गए तो सारी लाइफ हमारी वैसी बीतेगी, या फिर एक बार हम फेल हो गए तो सारी लाइफ हमारी वैसी रहेगी। तो इस तरह से ये दोनों को चीट कहा गया है कि ये परमानेंट नहीं हैं, दे आर इम्परमानेंट इन नेचर। तो हमें भी उनको उसी तरह से लेना चाहिए। अगर हम सक्सेसफुल हैं, विक्टोरियस हैं, देन वी शुड नॉट लूज़ आवर हेड। ऐसा नहीं हो कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाएं, और अगर हम फेल हो जाते हैं किसी काम में तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमें कभी सक्सेस मिलेगी ही नहीं। सो वी शुड नॉट लूज़ आवर हार्ट। तो हमें ना तो ओवर एक्साइटमेंट में जाना है, ना हमें बिल्कुल ही डिप्रेशन में जाना है, बल्कि दोनों सिचुएशंस में whether we are successful or unsuccessful, we should remain the same. That is the advice given by the poet. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, what does this mean? नेव्स होते हैं दुष्ट प्रकृति के लोग, ट्रैप होता है जाल बुनना। कई बार क्या होता है कि आप कोई बात एक तरह से कहते हैं, आपकी बात को ट्विस्ट करके, उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरे लोगों के सामने रख दिया जाता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है आपके नाम पर। तो अगर आप ऐसे बिहेवियर को सहन कर सकें, इफ़ यू कैन बियर, बियर मीन टॉलरेट करना, सहन करना, टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, कि आपने तो एक अंदाज में बात कही, ट्विस्टेड बाय नेव्स, तो दुष्ट लोगों द्वारा उसको ट्विस्ट दे दिया गया, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो तीसरे लोग जिनको सुनाया गया उसको उसने फूल्स कहा है कि उन्होंने इनोसेंटली उसी एक एक पॉइंट को सच मान लिया और वो आपके अगेंस्ट हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सहन कर सको, इफ़ यू डोंट रिएक्ट, और watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. कई बार क्या होता है कि हम कोई काम बड़ी शिद्दत से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी लाइफ टाइम उसको दे देते हैं, और फिर अचानक सक्सेस मिलते मिलते आपका प्रोजेक्ट जो है जैसे फेल हो जाता है, किसी वजह से बंद हो जाता है। ब्रोकन मीन टूट जाना। थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दिया, आपने पूरी एफर्ट्स लगा दी, तो जब वो बिल्कुल कंप्लीशन के पॉइंट पर हो और वो आपका सपना, आपका काम टूट जाए, उसको सक्सेस ना मिले, फिर भी यू शुड हैव द फॉर्टिट्यूड एंड करेज, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए कि आप स्टूप एंड बिल्ड देम अप। स्टूप होता है नीचे झुकना, कि आप फिर से नीचे जाएं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और एक बार फिर से उसी प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करें विद वोन आउट टूल्स। वोन आउट थके हुए, टूल्स होते हैं हथियार। यहाँ पर आपके एफर्ट, आपका
हौसला, आपकी हिम्मत जो जवाब दे चुकी होती है, और आप वैसे भी एक ही प्रोजेक्ट पर सेम काम करते करते आप थक चुके होते हैं। जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना पूरा जान लगा दी और लास्ट में बाय चांस किसी वजह से आप 1-2 मार्क्स से उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सेकंड अटैम्प्ट के लिए, चाहे आपका माइंड उस टाइम इतना शार्प नहीं रहा होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में आदमी में ज़्यादा करेज होता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फिर भी आप अपना बिल्कुल दिल ना तोड़ दें, जब छोड़ दें अपनी हिम्मत, और एक बार फिर से जो भी बचा कुचा है उसके साथ दोबारा से अपनी एफर्ट में जुट जाएं। दैट इज़ कॉल्ड परसिवियरेंस, किसी काम में लगातार लगे रहना, अगर कभी फेल भी हो गए तो दिस इज़ द पॉइंट इन दिस स्टैंजा। फर्स्ट था कि समटाइम्स यू स्पीक द ट्रुथ बट योर ट्रुथ इज़ ट्विस्टेड बाय द knaves, and then that is told to other people to make them fools. So your image is destroyed, but you should be able to bear with that. आपको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए. And second, sometimes you made all the efforts to do something, and towards the end that project failed, just like I gave the example of you're sitting in some competitive exam, और उसके बावजूद आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ है उसके साथ फिर से हिम्मत के साथ जुट जाना. दैट इज़ द क्वालिटी विच द पोएट इज़ आस्किंग फॉर इन द स्टैंजा. इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. इसमें है your capacity to take risk, कि आपने बहुत ज़्यादा सफलता मिली, आपने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, धन दौलत बना ली, लेकिन एक रोमांच के लिए आप क्या करते हैं कि अपनी सारी जो सक्सेस है उसको रिस्क पे ले जाते हैं. उसका रिस्क लेकर कई बार क्या होता है कि रिस्क लेने के बाद आप अपनी जो भी कमाया होता है उसको खो देते हैं, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो पैसा है, तो उसमें भी आप लूज़ कर जाते हो और स्टार्ट अगेन. इफ़ यू कैन मेक वन हीप होता है ढेर लगाना, बंडल बनाना, ऑफ ऑल योर विनिंग मीन जो कुछ भी आपने जीता है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ भी आपने हासिल किया है. जैसे मैंने कहा कि वो धन दौलत हो सकती है, आपका इमेज हो सकता है जो सोसाइटी में आपने बनाया है, और फिर आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं. रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस. पिच एंड टॉस एक गेम है, कॉइन के साथ खेली जाती है, तो वो रिस्की गेम है. जैसे आप गैम्बलिंग भी कह सकते हो, एग्जैक्टली गैम्बलिंग तो नहीं है सॉरी. तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि कई बार अगर ऐसा हो जाता है, आप रिस्क लेते हैं और हार जाते हैं, तो यू शुड बी एबल टू स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग. फिर से आप बिगनिंग से स्टार्ट कर पाएँ. और इतना ही नहीं, पोइट ये भी चाहते हैं नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. तो जो कुछ आपने खोया है उसके बारे में केवल रोना नहीं रोते रहना है, कि हर एक को बताते नहीं फिरना है कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बल्कि चुपचाप उस नुकसान को सहन करते हुए यू शुड बी एबल टू मेक अ न्यू बिगनिंग. इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. Hold on, डटे रहना. हार्ट आपको मालूम है दिल, नर्व हमारी नसें, और सिन्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ जो बोन्स को हमारे मसल्स के साथ जोड़ते हैं. तो फिज़िकल पावर आप कह सकते हैं हार्ट, नर्व एंड सिन्यू, कि जब आपकी फ़िज़िकल पावर काफ़ी कम हो जाती है, जैसे ओल्ड एज आती है आगे आगे, तो हमारी बॉडी वीक होने लगती है, तो उस समय आपकी विल पावर दैट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. इफ़ यू कैन फोर्स मीन कंपेल करना, योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू
to serve your turn long after they are gone. Gone वैसे तो डेथ से भी रिलेटेड करता है, लेकिन यहाँ पर कि जब उनकी पावर काफ़ी कम हो जाती है, जब वो आपकी पूरी लाइफ टाइम आपका साथ दे चुके हैं, फिर भी अगर आप उनको कंपेल कर सकते हो, सो होल्ड ऑन, डटे रहना. व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, जब आपके अंदर कुछ भी ना बचा हो एक्सेप्ट द विल मीन विल पावर, इच्छा शक्ति. आपने देखा होगा कई लोग बुढ़ापे में भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, फिज़िकली वो वीक होते हैं, लेकिन विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं. तो ऐसी पावर आपके अंदर होनी चाहिए. अगर आप ऐसा कर पाओ, जैसे मैंने कहा था कि इफ़ क्लॉज है ज़्यादातर, कि अगर ऐसा हो सके, एक्सेप्ट मीन सिवाय, विल को छोड़कर, विल मीन इच्छा शक्ति, उसको छोड़कर आपके पास अगर कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपनी बॉडी को उसकी वीकनेस के साथ आगे चला पाओ, उससे काम ले पाओ, उसको बोलो डटे रहो. So in this stanza, the poet is focusing on the importance of strong willpower, that even if your body grows weak, still you should be able to do your work, get perfection with the help of willpower. If you can talk with crowds and keep your virtue, crowd mean common people, भीड़, keep your virtue mean quality. अगर आप में कुछ स्पेशल गुण हैं, मान लीजिए आप आम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आम लोगों से सोसाइटी में ज़्यादा आपका स्टेटस है, फिर भी आप कॉमन पीपल के साथ बात कर पाओ और अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी स्पेशलिटी को छोड़े बिना. दूसरा है और वॉक विद किंग्स. कई बार ऐसा होता है कि बहुत पावरफुल लोगों के साथ आपका उठना बैठना पॉसिबल हो जाता है. उस समय क्या होना चाहिए, नॉर लूज़ द कॉमन टच. तो भी आप यू शुड बी ग्राउंडेड टू अर्थ, ज़मीन पर रहना चाहिए, आपके पाँव धरती पर रहें. दैट मीन्स कि आपको घमंड नहीं होना चाहिए उस बात का. तो यू शुड बी एबल टू मिक्स अप विद पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, irrespective whether you belong to the higher strata and you are talking to the common people, or you are a common man and you get a chance to get in conversation with the powerful people. If neither foes nor loving friends can hurt you, neither foes mean आपके दुश्मन हो या फ्रेंड्स हो, उनकी किसी भी बात का आपको बुरा ना लगे. अगर ऐसा हो पाए तो ऐसा कब हो पाएगा, when you are emotionally and mentally strong. जब इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो दूसरा अगर कुछ कह भी देता है तो हमें बुरा नहीं लगता, वी डोंट फील हर्ट. अगर ऐसा हो पाए. इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट नन टू मच. सभी लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ देते हैं. If you can fulfill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, minute with 60 second, मिनट में 60 seconds होते हैं, उसका क्या कहा, अनफॉरगिविंग, ना माफ़ करने वाला, ना क्षमा करने वाला. मिनट यहाँ पर टाइम जो है वो कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता है जो उसे वेस्ट करते हैं. तो अगर आप टाइम का, एक मिनट का एक सेकंड उसको यूटिलाइज़ कर पाओ, उसका पूरा लाभ उठा पाओ, इफ़ यू आर इन अ पोजीशन, इफ़ यू कैन मेक यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. तो सारे इफ़ हम जोड़ दें जो उन्होंने अभी से लेकर कहा है, कि अगर ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएं तब क्या हो. योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. तो ये धरती और धरती में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी आपके कदमों तले होंगी, आपके कंट्रोल में होंगी.
if you can develop all those qualities mentioned above in the poem, then you will be the master of this earth and everything that's in it. And which is more, और इससे भी ज़्यादा, you'll be a man, my son. हे मेरे बेटे, you will become a perfect man, a man in the true sense of the word. आदमी तो सभी हैं, लेकिन आप सच्चे अर्थों में एक आदमी बन जाओगे. You will become a complete man, a perfect man. The last line shows that the poet is addressing his son and he is advising him how he should behave in life in different aspects. और जैसे मैंने कहा कि not only his son, this advice appeals to people from all the ages and all the nations in the world. आज भी हर तरह के व्यक्ति के लिए ये बात सही है, मायने रखती है. That is the universal appeal of the poem. This is a very, very inspirational poem by Rudyard Kipling, the writer of the Jungle Book. तो आई होप आपको उस पोएम का एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. Please share my video with your friends, and those who haven't subscribed, please subscribe to my channel. Thank you.